is more suitable to understand the this subject, ठीक है। इसके अलावा हमारा मोस्टली जो है वो कोर्स कंप्लीट हो गया, बस लास्ट डिजीज है निमोनिया की, जो कि मैं नेक्स्ट वीक कंप्लीट कर दूंगा। उसके बाद आप लोग ऑलरेडी आप लोगों के पास टाइम है तो स्टार्ट रिवाइजिंग दी लेक्चर्स, और इसको जो है वो साथ साथ पढ़ना शुरू करें बुक से, स्लाइड से, ताकि आप लोग जो है एग्जाम्स के लिए बेटर प्रिपेयर्ड हों, ठीक है। चलें, और दूसरा ये कि जो आज जिन बच्चों की असाइनमेंट्स ड्यू थी वो सब करवा दें। मुझे हमेशा जो है वो ईमेल करें असाइनमेंट्स, व्हाट्सएप में नहीं, मुझे ईमेल में सेंड करें कंप्लीट डिटेल्स, ठीक है, एक ही फॉर्मेट में, कंपाइल्ड फॉर्म में। इसके अलावा जो अब नेक्स्ट ग्रुप है, हमाद आप देख लें लिस्ट में कि नेक्स्ट ग्रुप के इन बच्चों का मतलब आई थिंक ग्रुप 4 है, मॉर्निंग और इवनिंग के, तो उन दोनों को असाइनमेंट्स आज असाइन कर दें ताकि वो नेक्स्ट फ्राइडे तक सबमिट हो। सर मेरी सजेशन ये है कि जितने भी हैं आप उनको डेडलाइन दे दें कि वो फ्राइडे तक सबमिट करवा दें, बिकॉज मजीद टाइम भी नहीं है, तो वो हमने अब उनको कितने ग्रुप्स रह गए हैं? मॉर्निंग के कोई 4-5 तो हैं तकरीबन। अच्छा, फिर ऐसा करें ना कि आप 2 ग्रुप्स को आज दे दें और ठीक 2 है, ग्रुप्स को मंडे को दे देते हैं, चलें मॉर्निंग ठीक भी है सर। इवनिंग भी, ठीक है। ओके चलें खदीजा, चलें जी, स्टार्ट करें प्लीज। खदीजा काइंडली आप इसको प्ले कर लें, आप क्लिक करें, नीचे ऑप्शन आ रहा होगा प्ले का, ये दूसरे नंबर पे ऑप्शन है। हाँ बिल्कुल। My name is Khadija and the today topic of my case is shortness of breath. आवाज आ रही है सबको? आवाज आ रही है? हाँ तो टीचर आ रही है आवाज, आप करो। और ये कलेक्ट किया मैंने सर्विस हॉस्पिटल से। केस हिस्ट्री ये है कि रजिया बीबी फीमेल थी, 26 ईयर ये ओल्ड। एनोटेट कौन कर रहा है? काइंडली ये ना करें। उसको प्रॉब्लम थी प्रोग्रेसिव वीजिंग और शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ की। जब उसको अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन हुआ, उसके 3 दिन बाद उसको प्रोग्रेसिव वीजिंग और शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ की कंप्लेन हुई और वो इमरजेंसी में आई। उसने इससे पहले जो ओवर द काउंटर मेडिकेशंस ली थी, एरिनेक और मोंटीगाइड। एरिनेक में आइबोप्रोफिन और सुडोएफिड्रीन उसने कोल्ड सिम्टम्स के लिए अपनी ली थी। इसके अलावा पेशेंट की हिस्ट्री है कि उसको अटैक्स और शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथिंग और वीजिंग होती है लास्ट 5 ईयर से, और इसके लिए वो विंटोनिन इनहेलर यूज कर रही है। इसके अलावा उसको सीजनल एलर्जी भी होती है। इन कंडीशंस के अलावा पेशेंट जो है वो उस फीवर को उसको फीवर भी था। खदीजा, जब भी आप जी सर। ब्रांड नेम मेंशन करें तो काइंडली साथ में उसका ना जेनेरिक भी मेंशन कर दिया करें, क्योंकि वो कुछ बच्चों को भी नहीं पता कि इसमें जेनेरिक क्या है, ठीक है। सही है, मैंने किया है, मैं दोबारा कर देती हूँ। एरिनेक का जिनका आइबोप्रोफिन और सुडोएफिड्रीन और जी, लेकिन मोंटीगाइड या स्लाइड में भी आप मोंटी। ना मेंशन कर दिया ठीक करें है सर, ताकि वो ठीक पीडब्ल्यूडी है। टीम बच्चे लिख लें, ठीक है। चल, पास सर्जिकल इसकी हिस्ट्री के कोई उसकी सर्जिकल हिस्ट्री नहीं है पेशेंट की। फैमिली हिस्ट्री ये है कि उसकी मदर को यही अटैक्स आते थे, और मैरिटल हिस्ट्री ये है कि 3 साल उसकी शादी को हो गए हैं और उसका 2 साल का बेटा भी है। सोशियो इकोनॉमिक उसकी हिस्ट्री ये है कि वो यानी कि पुअर से सोशियो इकोनॉमिक उनका स्टेटस है। जब एग्जामिनेशन किया गया, जब वो इमरजेंसी में आई, बीपी उसका नॉर्मल था, हार्ट रेट भी नॉर्मल से थोड़ा सा मतलब ज्यादा था उसका। रेस्पिरेटरी रेट 26 पर मिनट था, जबकि नॉर्मल जो है वो 12 to 16 पर मिनट है, और टेम्परेचर उसका 100 डिग्री फ़ारेनहाइट था। जो सिस्टमिक एग्जामिनेशन की गई वो सीएनएस में जो जीसीएस एक स्केल होता है, ये मैं आपको दिखाती हूँ।
ये स्केल यानी कि इसके मार्क्स होते हैं। आई रिस्पॉन्स को उन्होंने 4 मार्क्स दिए होते हैं, इस तरह मोटर रिस्पॉन्स को और वर्बल रिस्पॉन्स को। जब पेशेंट इस तरह का आता है ना तो इमरजेंसी में आमतौर पर वो उसको चेक करते हैं कि वो अपनी आईज ओपन कर रहा है स्पॉन्टेनियस, इसकी वर्बल कमांड कितनी है, अगर उसको स्टिमुलाई दे रहे हैं तो उसको पेन रिसीव हो रही है कि नहीं हो रही। ये सारी उन्होंने ना उसका जीसीएस सिस्टम चेक किया था, लेकिन वो भी 15/15 आया था, यानी कि वो मूवमेंट को, हियरिंग को और वर्बल सब चीज़ों का रिस्पॉन्ड दे रही थी। इसके अलावा ये आईज, इसको इसकी जो एब्रीविएशन है वो है आईज वर्बल मूवमेंट। जो सीवीएस था उसका हार्ट बीट उसकी चेक की गई तो ये S1 S2 ये इसका ये शो करता है। S1 लब और डब साउंड जो है वो पेशेंट की नॉर्मल है, और 0 का मतलब ये है कि कोई थर्ड साउंड जो नहीं आ रही, इसका मतलब ये है कि उसका हार्ट रेट बिल्कुल ठीक है। जीआईटी का उसका देखा उन्होंने तो सॉफ्ट नॉन टेंडर एब्डोमेन था, यानी इसमें भी कोई मसला नहीं था। बाउल साइंस भी पॉजिटिव थी। अगर बाउल साइंस पॉजिटिव ना हो तो ये पैरालिसिस को शो करता है, लेकिन इस पेशेंट का ये भी ठीक था। जो रेस्पिरेटरी का उन्होंने जब देखा तो ये प्रोलॉन्ग एक्सपिरेशन थी, उसको साउंड सी दोनों लंग्स में जब एक्सक्यूटेशन किया गया था, यानी कि जब डॉक्टर ने स्टेथोस्कोप से उसको चेक किया था। प्रोविनल डायग्नोसिस ये वो डायग्नोसिस होती है जो आमतौर पर डॉक्टर जो होता है लैब टेस्ट से पहले करता है एग्जामिनेशन की बेस पे। कहा था कि इसको एक्यूट अटैक ऑफ अस्थमा हुआ है। जो लैब टेस्ट उन्होंने लिखे थे जो इस पेशेंट के लिए रिक्वायर्ड, वो सीबीसी थी, एलएफटी थी, आरएफटी, सीरम इलेक्ट्रोलाइट, वायरल मार्कर, आर्टीरियल ब्लड टेस्ट, चेस्ट एक्सरे, पल्मोनरी फंक्शन टेस्ट थे। इनकी जब रिपोर्ट आई तो ये थी कि जो सीबीसी में था ना उसका एज भी नॉर्मल था, ल्यूकोसाइट काउंट जो था वो ज्यादा था, और इसके अलावा ये हेमाटोक्रिट लेवल, ये इसको हम किस तरह से लेते हैं कि आरबीसी इसको ना हम टोटल वॉल्यूम ऑफ होल ब्लड से डिवाइड करते हैं और उसकी रेशियो निकालते हैं। इसकी रेशियो मेल में होती है 45 से 52% और फीमेल में 37 से 48%। तो ये भी उसकी कम थी। इसके अलावा प्लेटलेट्स जो थे उनकी नॉर्मल रेंज होती है 150 से 400 इंटू 109 पर लीटर, लेकिन ये भी उसकी ज़्यादा थी। और किस वजह से ज़्यादा थी कि उसको रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन था, जिसकी वजह से उसका प्लेटलेट काउंट ज़्यादा आ रहा था। आरएफटी इसकी की गई तो यूरिया और क्रिएटिनिन ये भी दोनों नॉर्मल थी। सीरम इलेक्ट्रोलाइट्स भी नॉर्मल थे, उसको कोई वायरल इन्फेक्शन नहीं था। एलएफटी जब की गई तो बिलीरुबिन भी नॉर्मल थी। इसके अलावा एलानिन ट्रांसफरेज उन्होंने देखा था कि ये लेस देन 40 होना चाहिए, वो भी इसका नॉर्मल था। आर्टीरियल ब्लड गैसेस जब देखी गई तो पार्शियल प्रेशर जो ऑक्सीजन का था वो विद इन रेंज था और कार्बन डाइऑक्साइड का कम था, जो ये शो कर रहा है कि जो फोर्स एक्सपायरेशन की वजह से जो गैसेस वो ठीक तरह से नहीं हो रहा। चेस्ट एक्सरे उन्होंने किया जिसने ये शो किया कि इसको अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन है। स्पायरोमेट्री में वो जो डिवाइस होती है उससे उन्होंने जब उसकी वैल्यू निकाली तो वो 70% थी, लेकिन नॉर्मल जो वैल्यू होनी चाहिए वो 80% होनी चाहिए, जिसने ये शो किया कि इसको ऑब्स्ट्रक्टिव पैटर्न इंडिकेटर ऑफ अस्थमा ये शो कर रहा था। ट्रीटमेंट जो हॉस्पिटल में स्टार्ट किया गया था वो ऑक्सीजन इनहेलेशन की गई थी, यानी कि उसका ऑक्सीजन सैचुरेशन को 90% से अबव किया गया था। इसके लिए उन्होंने इसको चेक उन्होंने कैसे किया था, डिवाइस सैचुरेशन प्रोब होती है जो आमतौर पर क्लिनिक्स वगैरह में भी जाए तो वो उंगली पे जो लगाते हैं जिससे हार्ट रेट काउंट होता है, इसी के साथ साथ वो ऑक्सीजन सैचुरेशन भी देख लेते हैं। इसके अलावा नेबुलाइजेशन उन्होंने की विंटोलिन से, इसमें एल्ब्यूटी रोल है, एटम इप्राडोपियम ब्रोमाइड, क्लैनिल में बेक्लोमेथासोन। इस जो क्लैनिल है ये एंटी कॉर्टिकोस्टेरॉइड है, ये एंटी इन्फ्लेमेटरी है और ये एयरवेज की जो स्वेलिंग है उसको कम करता है। एल्ब्यूटी और ब्रोंकोडाइलेटर। इसके अलावा उन्होंने इसको इंजेक्शन दिया था सोलोकॉर्टिव का, ये भी हाइड्रोकॉर्टिसोन है, 250 मिलीग्राम आईवी दिया था और पर डे 3 टाइम्स अ डे था। इंजेक्शन प्रोवाइस पैनाडोल क्योंकि उसको फीवर भी था, 1 ग्राम उसकी थी आईवी, ये भी दिन में 3 बार दिया गया था। इसके अलावा उन्होंने इंजेक्शन की थी सिप्रोफ्लॉक्सासिन। इसका 7 दिन का कोर्स था। पहले 2 दिन का उन्होंने इसको इंजेक्शन लगाया था, यानी कि एवरी 24 आवर, और इसके साथ साथ उन्होंने मोन्टिलो कास इसको दी थी 10 मिलीग्राम 1 पीओ पर ऑरल डेली फॉर 1 मंथ उसको यानी कि प्रिस्क्राइब की थी।
इसके अलावा इंस्ट्रक्शंस उसके लिए क्या थी जब वो डिस्चार्ज हुई? जब उसकी तबीयत थोड़ी बेहतर हो गई तो उसको 2 दिन के बाद डिस्चार्ज कर दिया गया। कोई इंस्ट्रक्शन दी गई थी कि किस तरह से घर में मेडिकेशंस को यूज करना है। जो हॉर्मोनली उसकी मेडिकेशंस थी, नेबुलाइजेशन उसको वैसे ही बताया गया था। डेल्टा कॉर्टिल बताई थी कि 5 मिलीग्राम की लेनी है। इसकी जो पहले हफ्ते दिन में 2 बार लेनी है, सुबह शाम। फिर दूसरे हफ्ते सुबह के टाइम 2 ले ली, शाम के टाइम 1 ले ली। फिर तीसरे हफ्ते दोनों टाइम 1-1 कर दी। फिर चौथे हफ्ते रोज की 1 ले ली। उसके बाद 1 दिन छोड़ के 1 दिन, उसके बाद उन्होंने उसको समझाया था कि उसके बाद आपने ये टैबलेट छोड़ देनी है। पैनाडोल उन्होंने कहा था कि जब जरूरत हो तब आप 2 ले लें। सिप्रोक्सिन 500 मिलीग्राम 7 डे का कोर्स था। 2 दिन उन्होंने पहले इंजेक्शन लगा दिया, बाकी 5 दिन के लिए उन्होंने टैबलेट दे दी, जो कि दिन में 2 बार खानी थी। इसके अलावा मोंटिगैट उसे दी गई 10 मिलीग्राम की। ये भी उन्होंने कहा था कि इसने 1 मंथ ही लेनी है। प्रिकॉशन उसको बताई गई थी कि ट्रीटमेंट रेगुलरली लेना है और अस्थमा कॉजिंग एजेंट से, एयर पोल्यूशन डस्ट वगैरह से मतलब कि अवॉइड करना है कि आपका ना इनकी तरफ एक्सपोजर हो। रेफरेंसेस फार्मापीडिया और कप्लान मेडिकल। थैंक यू सर। जी थैंक यू वेरी मच। हाँ जी बच्चों, एनी क्वेश्चंस और वी शुड मूव टू द नेक्स्ट केस। और ये केस मैंने सर्विस ऑफिस से हल किया है। सर आवाज आ रही है? बच्चे आ रही है आवाज, आप कंटिन्यू करें। ठीक है सर। जो पेशेंट थे वो मोहम्मद शफी थे, 50 इयर्स ओल्ड। डिस्कशन से मुराद होती है जब आप कोई भी सिंपल वर्क भी है ना, मतलब लाइक वॉकिंग अपस्टेयर्स, तो आपका जो है उसमें डिफिकल्टी आती है। इसके उन कफ थी विद स्पूटम, स्पूटम येलो प्लस वाइट दोनों तरह का स्पूटम उनको आ रहा था। लेकिन अब जो है लास्ट 7 डेज से उनको सिर्फ ड्राई कफ हो रही थी। फीवर ऑफ एंड ऑन और चेस्ट पेन थी लेफ्ट साइडेड। प्लूराइटिस एक कंडीशन होती है जब हम ब्रीथिंग करते हैं ना, जो हमारे लंग्स होते हैं, वो जो लंग की वॉल है, चेस्ट वॉल प्लूरा, उसके साथ रब करे हुए जाते हैं। नॉर्मल कंडीशंस में मतलब हेल्दी इंडिविजुअल्स में ये तो नॉर्मल होता है, कोई फ्रिक्शन वगैरह प्रोड्यूस नहीं होती। लेकिन अगर टिश्यूज इन्फ्लेम हो या इन्फेक्टेड हो तो फिर उसमें वो बहुत स्वेर किस्म की पेन होती है और इस कंडीशन को कहते हैं। इसके अलावा उनके पास में उनको डायबिटीज भी नहीं थी, हाइपरटेंशन भी नहीं, लेकिन एचसीवी पॉजिटिव थे। वो सोशल हिस्ट्री में स्मोकर थे लास्ट 15 इयर्स से। सर्जिकल हिस्ट्री में उनकी एपेंडेक्टमी हुई थी। ऑर्थोपेडिक सर्जरी आरटीए कंडीशन होती है। अरूज नंबर क्या है? मॉर्निंग की आप ना? नहीं सर, 26 इवनिंग। आरटीए रिनल एसिडोसिस एक डिजीज है, एसिड्स को यूरिन में सिक्रीट नहीं कर पाती हैं, ब्लड रहता है और उसकी वजह से किडनी स्टोन डेवलप हो जाते हैं। उनकी ऑलमोस्ट 5 इयर्स पहले उनकी ये सर्जरी भी हुई, उनकी किडनी स्टोन्स की रिमूवल की गई थी। इसके अलावा लिम्फ नोड बायोप्सी हुई थी उनकी, जो कि नॉर्मल आई थी। लिम्फ नोड बायोप्सी करते हैं इन्फेक्शन को, क्रॉनिक इन्फेक्शन को, इम्यून या कैंसर को डिटेक्ट करने के लिए, लेकिन वो उनकी नॉर्मल थी। डेट ऑफ एडमिशन पे जो उनके सिम्टम्स थे, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ उनकी लास्ट 7 डेज से वर्सन हुई थी। इसके अलावा उनको ड्राई कफ थी, फीवर ऑन एंड ऑफ और लेफ्ट साइड चेस्ट पेन। जो प्लान उनको सजेस्ट किया था वो ये कि उसमें चेस्ट एक्सरे करवाया गया। इसके अलावा उनका जो सैचुरेशन प्रेशर है वो 88 to 92% तक मेंटेन रखना होता है।
और स्लो ऑक्सीजन उनको प्रोवाइड की गई थी, 1 to 2 लीटर पर मिनट उनको ऑक्सीजन प्रोवाइड कर रहे थे। इसके अलावा HRCT करवाया उनका। HRCT होता है हाई रेजोल्यूशन कंप्यूटराइज्ड टोमोग्राफी, और ये ज़्यादातर इसमें जो टिश्यू का पार्ट होता है ना, उसको हाई रेजोल्यूशन पे मैग्नीफाई करके किसी भी तरह के उसमें इन्फेक्शन या इन्फेक्शन को डिटेक्ट किया जाता है। ये ज़्यादातर लंग डिजीजेस के लिए यूज़ होता है। इसके अलावा उनकी ECG करवाई, यूरिन कंप्लीट एग्जामिनेशन, HB1AC। HB1AC जो है ये टेस्ट किया जाता है लास्ट 2 to 3 मंथ्स में जो आपका एवरेज ब्लड शुगर लेवल है उसको मेजर करने के लिए। और USG अल्ट्रासोनोग्राफी एब्डोमेन में लिवर और किडनी की करवाई थी, और स्पूटम फॉर AFB भी उनको जो है वो करवाया गया था। AFB यानी एसिड फास्ट बैसिलस स्टेन, या इसको हम ट्यूबरकुलोसिस स्मीयर भी कहते हैं। टीबी के लिए ये टेस्ट होता है। और सर मैंने ये लिंक मेंशन कर दिया है यहाँ पर। इस डॉक्यूमेंट में ना उन्होंने सारी पल्मोनरी एडिमा के लिए जो जो केसेस जो टेस्ट करवाने होते हैं और जो मेडिकेशंस रिकमेंडेड होती हैं ना, वो सारा उसमें मेंशन है, तो ये उसके अकॉर्डिंग ही टेस्ट हो रहे थे। ठीक है, गुड। इसके लिए जो उनके वाइट हैं वो जब वो एडमिट हुए थे वहां आके, तो उनके जो वाइट थे तब 5 को और तो मॉर्निंग तक नॉर्मल है, उनकी पल्स भी नॉर्मल थी, बीपी और रेस्पिरेशन रेट नॉर्मल था। लेकिन जब नियम पे उनका चेक किया गया था तो फिर जो है वो पल्स भी बढ़ गई थी, कम हो गई थी, और हाई हो गया था, रेस्पिरेशन रेट बढ़ गया था, और फीवर भी था उनको। लैब एग्जामिनेशंस जो करवाई गई थी उनकी पीएच नॉर्मल वैल्यूज, और पीएच कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, सीटी, हेमाटो और एचपी वगैरह सारी उनकी रिजल्ट्स थे। ये प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन है ना, ये बढ़ा हुआ था उनका। इसके अलावा हेमाटोक्रिट जो है वो कम था। फिर जो प्रीवियस मेडिकेशंस वो ले रहे थे, क्योंकि उनकी हिस्ट्री ये रही है कि वो से उनको ये मसला हुआ है, और वो कई दफा एडमिट हो चुके हैं। आप भी ना जी सर। स्लाइड्स में जो ब्रांड है उसके साथ एक टेबल भी मिलेगा, ठीक और है सर। जो आप वो अपलोड किए हैं दैट इज ये पर्सनली बहुत अच्छा लगा है। ये वो थैंक यू सर। साथ में रिकॉर्ड भी आपने किया। यस। प्लीज कंटिन्यू। उनकी ये हिस्ट्री है कि वो कई दफ़ा मेडिकल इमरजेंसी में एडमिट हो चुके हैं। निमोनिया के केस में यानी निमोनिया के लिए भी उनको सिम्टम्स आए निमोनिया के, लेकिन वो बहुत ज़्यादा सिवियर नहीं थे। वो जो मेडिकेशंस यूज़ कर रहे थे उसमें पैनाडोल थी, और टोफ्लेक्स में ट्रामाडोल एक चीज ऐड कर दूं कि बीइंग ए फार्मासिस्ट के आप ये देखिए कि जो ब्रांड सिलेक्शन हुई है वो एक स्पेशल सिचुएशन या सूटेबल है। जी तो सर। इकोनॉमिक स्टेटस अपने जो पेशेंट है उसका जो है वो एवेल्यूएट उसकी लेवल। अब जैसे ये जो है एक्सपेंसिव, लेकिन ये पोटेंशियल उसमें अच्छे रिजनेबली प्राइस जो है वो ब्रांड्स भी अवेलेबल हैं, जैसे या दूसरी हैं। तो आपने जब अपना PWD परफॉर्मा बनाना है या अपनी रिकमेंडेशंस देनी है तो आप उसमें जो है वो ये भी ऐड कर सकते हैं कि आई थिंक कि आप रीजनेबली प्राइस्ड ब्रांड। ठीक है, श्योर सर। चलें आगे। पैरासीटामोल और ट्रामाडोल HCl एनाल्जेसिक एंटीपायरेटिक ये दे रहे थे। इसके अलावा सेफ्स्पैन दे रहे थे, सेफिक्सिम एंटीबायोटिक, एजिटमा, एजिथ्रोमाइसिन, और वेंटिकोट ले रहे थे वो इनहेलर के थ्रू। वेंटिकोट में कॉम्बिनेशन होता है बुटानाइड और फॉर्माटिव हमारे डाइहाइड्रेट का, और ये एस्मा में और COPD के सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट में ये यूज होता है। जो उनकी इनवॉर्ड मेडिकेशंस थी उसमें जन इनहेलर उनको दिया जा रहा था, एजिटमा में एजिथ्रोमाइसिन, इसके अलावा सल्जोन में सल्बेक्टम और ओमेप्राजोल, सल्बेक्टम और सेफोप्राजोन,
ये को आईवी दी जा रही थी, इंजेक्शन डेक्सामेथासोन का दिया जा रहा था आईवी, और उनको दी जा रही थी, और इसके ओमेप्राजोल इंजेक्शन भी इनको लग रहा था। हेपारिन है वो यूज करते हैं कि इसमें किसी भी तरह की प्रोफिलैक्सिस के लिए कोई जो है बॉलस ना बन जाए वहां पर एडिमा के केस में हेपारिन को यूज किया जाता है। इसके अलावा निस्टैटिन दिया जा रहा था, ये एंटी फंगल ड्रग है और ये ना ओरल कैंडिडियासिस में यूज होती है क्योंकि स्मोकर है से और प्रोफेशन वो फार्मर है, तो भी उनको वो ओरल कैंडिडियासिस स्मोकर्स में बहुत ज्यादा होती है, तो उसमें हो सकता है कि उनको ये हो जिसकी वजह से उनको ये साथ में ऐड की हुई है, और नेबुलाइज भी वो कर रहे हैं। ये उन रिकॉर्ड इंटरेक्शन मुझे कि फ्यूरोसामाइड एडिमा मैनेजमेंट हार्ट पे और लंग्स पे जो है वो एक्सेसिव फ्लूइड की वजह से किया जा सके। लेकिन जो सेफोपेराजोन है उसके एडीएल ये है कि एक तो ये नाइट्रोजन का लेवल बढ़ाता है, एक्यूट इंटरस्टिशियल नेफ्राइटिस कॉज करवाता है, और शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ और ये फ्लूइड रिटेंशन जो है ये इस वजह से ज्यादा हो जाती है सेफोपेराजोन की वजह से। तो फ्यूरोसामाइड की कॉम्बिनेशन में इसके साथ यूज करेंगे अगर हम, तो इसकी थेरेपेटिक एफिशिएंसी कम हो जाएगी। इसके लिए हमें डोज एडजस्टमेंट जो है वो बहुत जरूरी होती है, और ये रेफरेंसेस थे सर। ठीक है, तो मैं आपको पॉइंट आ था ना, अरूज के लिए भी स्टूडेंट्स के लिए भी पॉइंट है। कॉस्ट इफेक्टिवनेस में बताते हैं कि सेफ्स का तो एक तो 109 रुपए, तो जी सर। उसका जो उस पैक साइज उसके 5 कैप्सूल्स होते हैं, एक पैक 45 का वो एक पैक है। एक है कंपनी आई थिंक ये आई एम नॉट श्योर कि मल्टीनेशनल है कि, तो ये मैंने आपको एक लिंक में दवाई.pk का वेबसाइट पे आप जाएं तो आपको ना डिटेल्स पता चल जाती हैं, प्राइस कंपनी क्या है और सारा कुछ, और उसका जो ऑल्टरनेटिव है वो भी अवेलेबल है। अब जैसे इसमें वो ऑल्टरनेटिव्स बता रहे हैं कि आप यूज कैरिसेफ, कैरिसेफ जो है वो एक कैप्सूल 75 रुपीज का है और ये कंपनी। फिर इसके अलावा का है सेफेक्सोल 49 रुपीज का एक कैप्सूल, और गेट्स फार्मा जो कि पाकिस्तान की लोकल कंपनी है लेकिन अच्छी कंपनी में है जिसका सेफीगेट है 70 रुपीज का एक कैप्सूल। ठीक है, तो जो सेक्सपा है वो 109 रुपीज है, और बाकी के प्राइस आप देखें वो कितना डिफरेंस है। आप अपना गेन करें कि पाकिस्तान की अच्छी लोकल कंपनीज कौन सी हैं, और फिर उसमें से आप अपने पेशेंट को पोलाइटली जो है वो एक सुटेबल ब्रांड और रिजनेबली प्राइस ब्रांड जो है वो सजेस्ट कर सकते हैं। लिंक भी ऑलरेडी वहां से भी आप जो है डिटेल्स देख लें। बाकी जो एंड की करें तो पीडब्ल्यूडीटी में आपने सेफ्टी और कॉस्ट इफेक्टिवनेस भी देखनी है। ठीक है, तो जब आप प्रैक्टिकल प्रैक्टिस में जाते हैं, इवन आप किसी रिटेल पॉलिसी में भी जब काम करते हैं तो जब गुडविल बन जाती है और लोगों को आप एक क्वालिफाइड पर्सन हैं, फार्मासिस्ट, वो आपसे गाइडेंस लेने आते हैं, तो आप अगर आपको अच्छा नॉलेज है कंपनीज की प्राइस और डिफरेंस का, तो इससे जो है वो आप जो है वो पेशेंट को काफी जो है वो बेनिफिट दे सकते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट कौन है? थैंक यू। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम।
अरूज अपनी स्क्रीन ऑफ करना। अरसल हमारे पास तकरीबन 8 से 9 मिनट हैं, तो आप इसी में कोशिश कीजिएगा वाइंड अप करने, मीटिंग दोबारा क्रिएट करनी ये पड़ेगी। तो टेंशन ही ना ले, मैं दे दे मुझे हम कर दे हर चीज। तो है बट है हाँ। अरसल आपके भी ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है जो अभी मैंने पहले अरूज को बताया था कि आपकी फार्मेसी है, आप जो ब्रांडिंग है और उसमें जो कॉस्ट है उसी बेस पे जो है वो काफी पेशेंट्स को, ठीक है ना। सर जी हम लोग ना पढ़े लिखे जाहिलों में रहते हैं। हम लोग जो कोई बात नहीं, आपने ही लोग आ गई है वो सब्समान अगर किसी ने लिख दिया है तो आप जो मर्जी कर लेना, आप सब्समान ही वो लेके जाएगा। आई नो ये प्रॉब्लम है, लेकिन ओवर टाइम वक्त के साथ साथ जब लोगों का आप पे ट्रस्ट होना शुरू हो जाता है, हाँ ये भी बंदा कोई क्वालिफाइड पर्सन है, क्योंकि मेरे अपने हैं, दोस्त हैं जो प्रैक्टिस फार्मेसी चला रहे हैं, तो उन्होंने अपनी गुडविल डेवलप कर ली है, तो लोग वो उनसे खुद रिकमेंडेशंस लेने आते हैं। अब मेरे भी एग्जांपल दिए करेंगे इंशाल्लाह। चलिए जी, प्लीज स्टार्ट करें। My name is Mohammed Rasalaman. The topic of my केस स्टडी है 24 साल के नौजवान और ये मंदूरा हॉस्पिटल से केस किया गया, इमरजेंसी डिपार्टमेंट से। स्मोकर 5 सिगरेट्स ये पी रहे थे इजीली। उसके अलावा जो इनके चीफ कंप्लेंट्स थी वो येलिंग ऑफ द डार्क यूरिन, पेन, कलर बाउल मूवमेंट। ये पिछले 5 दिनों से इनको ऐसे सिम्टम्स आ रहे थे। वो कह रहे थे ना क्या नाम है, कुछ खाना खाया, इसके हेपेटाइटिस का टेस्ट किया। हेपेटाइटिस का जो टेस्ट था वो नेगेटिव था, लेकिन हेपेटाइटिस ए का जो टेस्ट था वो पॉजिटिव। मेरे पास दोनों पिक्स हैं, मैं व्हाट्सएप। उसके बाद हिस्ट्री ऑफ प्रेजेंट इलनेस पे ही हैड फटीग एंड फ्लू लाइक लास्ट 5 days इट वाज गेटिंग वर्सन। वो कुछ पी रहा था, कुछ पी नहीं रहा था, तो उसकी वजह से ना उसको महसूस होने लग गई थी। सब्जेक्टिव एंड नोजिया, उसको वॉमिटिंग और डायरिया की कोई कंप्लेन नहीं थी, लेकिन नोजिया और बुखार की उसको कंप्लेन आ रही थी। लॉस एपिटाइट था। उससे पूछा गया कि उसने, क्योंकि ये जो है कस्टमर अपनी प्रिस्क्रिप्शन लेके, मैंने उससे पूछा तो क्योंकि उसके पास कुछ तो प्रिस्क्राइब नहीं किया हुआ था, सिर्फ एक हेपेटाइटिस लिखी हुई थी। तो फिर जो मैं भी इस केस से गुजरा था कुछ माह पहले, जब तो हमारा तो तो दे दिया था क्योंकि वो लेने आया हुआ था। तो उसके बाद वाटर इनटेक का करवाया था, क्योंकि वाटर लिखा हुआ था, डॉक्टर ने लिखा हुआ था कि इसको ड्रिप्स लगेंगी। तो वो हॉस्पिटल, लोकल हॉस्पिटल है, वो कैश पैसे कमाना चाह रहे थे, तो इसलिए मैंने वाटर इनटेक की तरफ ज़्यादा मैंने उसको बताया कि ड्रिप दिखाई, डेक्सट्रोज की ड्रिप दी थी। मैंने कहा तुम पानी और साथ ग्लूकोज एक्स्ट्रा ऐड कर लोगे तो जो डेक्सट्रोज, तो इसलिए मैंने से सारा कुछ पूछा था। recall any peculiar foods. He also denied recent chemical and insect exposure. These current symptoms. फिर ये उसकी वाइटल्स थी, रिपोर्ट थी, उसमें टेम्परेचर था 36 से 37 डिग्री, जो ये नॉर्मल वैल्यूज हैं पेशेंट। जो पल्स रेट है उसकी वो थोड़ा था 106 था, और सैचुरेशन और जो प्रॉपर फंक्शन ना कर रहा तो आपका स्लाइटली 140 मेजर फंक्शन ही था। ब्लड फ्लो प्रॉपर नहीं हो रहा था, लिवर फंक्शन प्रॉपर नहीं कर रहा, तो इसलिए उसका ब्लड प्रेशर इंक्रीज हो रहा था। में उसको डेक्सट्रोज 500 ml इन्फ्यूजन हैपामर्स इन्फ्यूजन के साथ दी हुई थी। हैपामर्स जो है ये हमारे पास एल ऑर्निथीन एल एस्पार्टेट होता है, सूटिकल का ये है। इसके साथ इसके सिरप भी अवेलेबल है और ये इन्फ्यूजन के फॉर्म में भी आता है। ये लैब रिजल्ट्स हैं। फॉस्फेट उसका इंक्रीज हुआ था, बिलिरुबिन इंक्रीज हुआ था, एस्पार्टेट, एएलटी और एएसटी। हेपेटाइटिस ए भी एएसटी की वैल्यू बहुत इंक्रीज हुई होती है एज कम्पेयर टू जो कि हमने मेंशन्ड है, और लाइपेज इसका इतना इंक्रीज नहीं था लेकिन इंक्रीज था।
द पेशेंट वाज सब्जेक्टेड टू, इसकी भी मेरे पास रिपोर्ट है, ये भी मैं आपको इसलिए लिख दिया कि आसानी से पढ़ा जाए, क्योंकि रिपोर्ट्स डिफिकल्ट होती हैं रीड करने में, तो इसमें पिक्चर है वो व्हाट्सएप कर दिया ग्रुप में। हेपेटाइटिस टेस्ट किया गया, उसका ए का तो वो पॉजिटिव आया था, और जो रेफरेंस वैल्यूज थी वो इतनी सामने मेंशन है, और उसकी वैल्यू 12.33 थी, यानी कि पॉजिटिव थी, बहुत ज़्यादा पॉजिटिव थी। उसके बाद डायग्नोज हो गया कि इसको हेपेटाइटिस ए है। इंटरवेंशन हैपोमर्स लिखा हुआ था, और वॉमिटिंग नोजिया की कंडीशन की वजह से मोटेलियम वी दे रहे थे, लेकिन वो जो था उसको उन्होंने कहा था कि आपको ड्रिप्स ही लगेंगी। तो फिर ये इंक्रीज जो है मैंने करवाया था, उसने उस पर अमल भी किया था, क्योंकि मेरी कॉलोनी का ही रहने वाला था, तो उसने ये मान ली थी मेरी बात कि वो अब वो ग्लूकोज विद वाटर और जो हैपोमर्स का सिरप है वो ले रहा था 2 टेबलस्पून बीडी ट्वाइस अ डे। और कोई मसला हो तो मेरे से पूछते, और उसको अभी तक वो कह रहा था कि मुझे ना, जैसे अब रमज़ान है तो वो मेरे पास पर्सन चौथ आया हुआ था, कहता था रमज़ान है तो ना वो प्रॉपर वाटर इनटेक नहीं ले रहा था, तो उसकी वजह से भी ना उसको दोबारा सिम्टम्स आ रहे थे। वो कह रहा था कि मुझे कॉन्स्टिपेशन का दोबारा आ रही है, तो उसको यही कहा था कि वाटर इनटेक बहुत ज़्यादा कर दो, अफ्तारी के बाद ज़रा पानी ज़्यादा पिया करो, शहरी में भी, क्योंकि उसके ये जो सिम्टम्स है हेपेटाइटिस ए कभी भी क्योर नहीं होता। मुझे भी अभी कभी सिम्टम्स आ जाते हैं अक्सर जब मैं नहीं वाटर का अपना बैलेंस मेंटेन करता, तो ये वाटर के साथ है। हेपेटाइटिस ए और ई कभी क्योर नहीं होते, ये होते तो एक्यूट हैं, लेकिन ये लाइफ लॉन्ग ये साथ देते हैं आपका, अगर आप इसका, क्योंकि इससे कोई ट्रीटमेंट नहीं है। इधर के जो ALDS बढ़ा हुआ है उसको मेंटेन करता है, उनका कोई काम नहीं है ऐसा जिनकी ट्रीटमेंट में, और भी कोई तो मेरे से पूछ लीजिएगा। थैंक यू सो मच। ठीक है सर, वो आपने उसको बी की वैक्सीनेशन था कि आप उसको वैक्सीनेट करना चाहिए अपने आप को बी के लिए भी? आवाज़ नहीं, इसे रिपीट कीजिएगा। आपने उसको काउंसल किया था या कन्विंस किया था कि वो हेपेटाइटिस के लिए भी अपने आप को वैक्सीनेट करवाए? सर उसको क्या था, सर वैक्सीनेशन मेरा 1 मिनट रह गया, मीटिंग खत्म होने। हाँ सर जी, मैं हाँ सर ग्रुप में आंसर कर, चले ठीक है, थैंक यू। चलो मंडे को मुलाकात, ठीक है, थैंक यू।